नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कुलदीप सिंह। कई दोस्तों के मेरे पास क्वेरी जा रही थी कि आप जूनियर अकाउंटेंट के ऊपर एक वीडियो बनाइए, इसमें कट ऑफ कैसे जारी होगी, या फिर उनके कई ऐसे प्रश्न थे जो उनके मन में अभी आ रहे हैं। तो आज हम कुछ ऐसे प्रश्न लेंगे कि मिनिस्टर एम्प्लॉयज़ की कट ऑफ किस प्रकार निकाली जाएगी, एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ किस प्रकार निकाली जाएगी, कौन कौन सी श्रेणी के पद खाली रह सकते हैं, जेआरए 2013 की तुलना में मेरिट के कम जाने के क्या कारण हैं, कट ऑफ क्या रह सकती है और रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो ये कुछ सामान्य क्वेरीज थी जिनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पदों का वर्गीकरण देख लेते हैं कि टोटल कितनी पद हैं। जैसे कि 4911 पोस्ट है इसके अंदर। ये 4911 पद तो नॉन टीएसपी के हैं, जिसमें जनरल की टोटल 1245 पोस्ट है, एससी की टोटल 545, एसटी की 409, ओबीसी की 714, एमबीसी की 171, ईडब्ल्यूसी की 343 पोस्टें हैं। तो ये नॉन टीएसपी के जो 4911 हैं, उनमें ये दिव्यांगजनों के, जैसे कि जो लोकोमोटिव हैं उनकी 49 पोस्ट है, जो हीयरिंग वाले हैं उनकी 50 है। इस प्रकार ये अलग अलग दिव्यांगजन की 4 कैटेगरीज में पोस्ट दे रखी। यहाँ 12.5% एमई कोटा है, जिसमें 613 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन में इस बार अमेंडमेंट किया है और कैटेगरी वाइज पोस्टें अलग अलग कर दी गई है, अर्थात अब एक्समैन की जो कट ऑफ है सबकी अलग अलग आएगी। उत्कृष्ट खिलाड़ी की 98 पोस्ट है। इसी प्रकार टीएसपी में है और इसी प्रकार टीआरए में है। टीआरए के अंदर टोटल 170 पोस्ट है नॉन टीएसपी में, जिसमें ये एमई की 21 पोस्ट है और 21 भूतपूर्व सैनिक की है। उत्कृष्ट खिलाड़ी की 3 पोस्ट है। ये जो नीचे वाली जो क्षैतिज आरक्षण है, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। ये मेन जो पद है 170 इसी में इंक्लूड होता है, यानी कि अलग से पोस्ट नहीं है, ये अलग से कोई पोस्ट नहीं है। ये रिजर्वेशन इनको इन 170 पदों के अंदर ही मिलेगा। तो आपने देखा ये इतनी बड़ी वैकेंसी है, टोटल 5000 से अधिक पोस्टें हैं। ये पहली बार इतनी पोस्टें आई हैं, तो एक अच्छा स्कोप था बच्चों के पढ़ने के लिए, परंतु फिर भी कट ऑफ कम जाएगी। इसके पीछे भी कई कारण हैं। अब आप अगला क्वेश्चन लेते हैं, मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ की कट ऑफ कैसे निकाली जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ की कट ऑफ किस प्रकार निकाली जाएगी। जो एमई पोस्ट है, एमई अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जो एलडीसी और स्टेनो होते हैं, उन्हें मिनिस्ट्रियल सबऑर्डिनेट सर्विस के कैटेगरी होते हैं। जो भी एलडीसी हैं, यूडीसी हैं या स्टेनो हैं, वे मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो उनको इसमें 12.5% रिजर्वेशन मिलेगा। ये 12.5% जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, ये मुख्य पदों के अंदर ही इंक्लूड है, यानी कि अलग से कोई पोस्ट नहीं है। तो इस बार एमई में कुल टोटल जो पोस्ट है, मैं नॉन टीएसपी की बात कर रहा हूँ, 613 पद हैं। तो इसमें ये होगा कि सबसे पहले 613 जो एमई के हैं, टॉप जो ऊपर के टॉप 613 अभ्यर्थी हैं वो पास किए जाएंगे, बिना किसी कैटेगरी के 613 अभ्यर्थी पास किए जाएंगे। तो जो 613 पोस्ट है, वो टॉप पास करने के बाद फिर वो अपनी अपनी कैटेगरी में जाएंगे। पहले आप एक कट ऑफ निकलेगी एमई की 613 की, फिर वो जिस भी कैटेगरी के होंगे वो उस कैटेगरी पोस्ट खाएंगे। तो जैसे कि मान लीजिए कि एमई की कट ऑफ है वो जनरल और ओबीसी से कम ही रहेगी, ज़्यादा नहीं जाएगी किसी भी कंडीशन में। एससी और एसटी की बराबर रह सकती है या कम रहेगी, ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं जाएगी। एमई की कट ऑफ किसी भी हालत में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी से ज़्यादा नहीं जाएगी। इसके पीछे एक कारण है कि एमई के जैसे बंदे पास हो गए और मान लीजिए कि एससी की कट ऑफ कम जा रही है, तो जो बाकी बच्चे हैं वे एससी की जो जनरल कैटेगरी उसके अंदर आ जाएंगे। अगर एमई की कट ऑफ एससी से ज़्यादा जा रही है लेकिन फिर भी एमई के कुछ रह जाते हैं अभ्यर्थी, तो वे एससी या एसटी की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो एमई की कट ऑफ में सबसे पहले 613 पास करेंगे, फिर वे अपनी 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 कैटेगरी में जाएंगे। इसके बाद उनकी कैटेगरी में कितनी सीटें बाकी रहेगी उसके आधार पर उस कैटेगरी कट ऑफ निकलेगी। अर्थात जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कट ऑफ में पहले एमई, स्पोर्ट्स कोटा, एक्स सर्विसमैन ये पास होंगे। उसके बाद अगर पोस्टें रहती हैं तो फिर जनरल बच्चे जो रहेंगे उस कैटेगरी के वो पास होंगे। पहले जो भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो बच्चे पास होंगे। उसके बाद अगर सीटें रहती है
तो फिर संबंधित कैटेगरी के बच्चे पास होंगे। जैसे मान लीजिए 613 में कट ऑफ मान लीजिए 420 जाती है, इसमें बिना किसी भेदभाव के 613 सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी पास होंगे। अब मान लीजिए इसमें 613 में से 300 ओबीसी कैटेगरी के पास होते हैं, तो जो 714 ओबीसी की सीटें हैं ना टोटल जनरल में, जनरल ओबीसी की सीटें हैं, उनमें से 300 पद घट जाएंगे सीधे सीधे, क्योंकि 300 पद एमई के बच्चे पास हो चुके हैं अगर 300, तो 300 पोस्ट कम हो जाएगी सीधे सीधे। उसके बाद ओबीसी की एक कट ऑफ, उसके बाद ओबीसी कट ऑफ निकलेगी। एमई की कट ऑफ एक ही रहेगी, ओबीसी वाइज अलग अलग नहीं होगी, कैटेगरी वाइज अलग अलग नहीं होगी। एमई जिस भी कैटेगरी का होगा, जैसे ओबीसी महिला है तो ओबीसी महिला की सीट कम करेगा। इसी प्रकार स्पोर्ट कोटा और दिव्यांग कोटे की कट ऑफ निकलेगी, यानी कि आप जिस कैटेगरी के होंगे उसी कैटेगरी में आप पास होंगे। यहाँ एमई की लड़ाई केवल एमई से है, इसमें और कोई कैटेगरी नहीं है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जो पोस्ट होती है वो अलग से नहीं होती है, वो संबंधित कैटेगरी के पदों में ही शामिल होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब कोई मान लीजिए कोई एससी का एमई है और वो मेरिट में टॉप कर जाता है, मान लीजिए उसकी 1 नंबर मेरिट आती है, 1 नंबर मेरिट है, फिर भी वो एससी का ही पद खाएगा, जनरल का पद नहीं खाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो होता है, क्षैतिज आरक्षण जो होता है, क्षैतिज आरक्षण संबंधित कैटेगरी में मिलता है। संबंधित जो वर्ग होगा, संबंधित जो संवर्ग होगा ना, संबंधित संवर्ग में ही मिलता है, वो जनरल में नहीं जाएगा। तो आपकी एक बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि एमई की कट ऑफ के बारे में आपको सूचना जानकारी मिल गई होगी। अब अपना अगला क्वेश्चन ले, एमई के रिजर्वेशन से होने वाले नुकसान की बात करते हैं। अभी मार्केट में ये बहुत चल रहा है कि एमई की वजह से नुकसान होगा, ये सीटें कम रह जाएगी। तो अनौपचारिक रूप से देखें, मैं अनौपचारिक बात कर रहा हूँ, तो जनरल और ओबीसी पुरुष कैटेगरी को यहाँ कम पद मिलेंगे, जनरल और ओबीसी पुरुष को कम पोस्ट कैटेगरी को यहाँ कम पोस्ट मिलेंगे। आपको ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पहले एमई की कट ऑफ निकलेगी तो सीधी सी बात है आपकी कैटेगरी में से वो पोस्ट कम हो जाएगी। मान लीजिए जैसे कि जनरल की जो पोस्ट है उसमें से मान लीजिए 300 पोस्ट, 300 एमई जनरल के हैं और 300 ओबीसी के हैं, तो सीधे सीधे पहले ये पोस्टें उसकी कैटेगरी में से कम हो जाएगी, उसके बाद फिर सामान्य जो कट ऑफ है वो निकलेगी। परंतु औपचारिक रूप से देखने पर एमई से किसी भी कट कैटेगरी को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि एमई की भी एक कैटेगरी है। जैसे मान लीजिए कोई जैसे ओबीसी एससी एसटी कोई एमई का बंदा है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसकी कोई कैटेगरी नहीं है, वो भी उस किसी कैटेगरी से आ रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ओबीसी की सीट किसी आपने जनरल को दे दी या एससी को दे दी, ओबीसी की सीट में बंदा ओबीसी का ही आएगा। तो इस हालत में नुकसान मुझे नहीं लग रहा कि हो रहा है। हाँ, मान सकते हैं कि जो कई पढ़ने वाले हैं या फ्रेशर हैं उनके लिए नुकसान हो सकता है इसमें। और रही बात ये आरक्षण, तो ये आरक्षण तो स्पोर्ट्स कोटे का भी है, दिव्यांग कोटे का में भी है, एक्स सर्विसमैन में भी है, और एमई कोटे के रूप में विज्ञापन में पूर्व में ही क्लियरली मेंशन है जब विज्ञापन निकला था, और सेवा नियमों में पहले से लिखा हुआ है। यानी कि विज्ञापन में भी क्यों निकला है, क्योंकि पहले से ये सेवा नियमों के अंदर दिया हुआ है भाई इनको इस कैटेगरी को इतना रिजर्वेशन प्राप्त होगा। अतः जो व्यक्ति कोर्ट के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भाई आपको हम कोर्ट में जाएंगे एमई की रिजर्वेशन को खत्म करवाएंगे, तो वो केवल पब्लिसिटी और पैसों के चक्कर में है। आप इनकी बातों में नहीं आए, क्योंकि अगर ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन विज्ञप्ति निकलने के बाद दिया जाता, भाई अगर ये रिजर्वेशन अगर वैकेंसी निकलने के बाद दिया जाता तो आप कोर्ट जाना समझ में आता था, परंतु अब केवल अपने पैसों की बर्बादी है और कुछ नहीं है। बाकी आपकी इच्छा है, प्रभु इच्छा प्रबल है, आपकी इच्छा हो वैसे आप कर सकते हैं, मेरा काम आपको राय देना था। अपन अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ किस प्रकार निकाली जाएगी। तो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ आज से पहले तो वे जिस प्रकार हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है एक साथ पास कर दिए जाते थे और जिस भी कैटेगरी होते थे वो उस कैटेगरी में चले जाते थे, परंतु पिछली साल सरकार ने अमेंडमेंट कर दिया है एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी का अब कैटेगरी वाइज पदों का वितरण कर दिया जाने, इस कारण सभी कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ अलग अलग जाएगी और संबंधित कैटेगरी से कम हो जाएगी। जैसे जनरल का तो जनरल में जाएगा, ओबीसी का तो ओबीसी में जाएगा, एससी का तो एससी में जाएगा। परंतु अगर कोई एससी है, ओबीसी एसटी का कोई एक्स सर्विसमैन मेन टॉप करता है तो जनरल एक्स सर्विसमैन की सीट खाएगा। यहाँ समझिए आप, जनरल एक्स सर्विसमैन की सीट खाएगा, ना कि जनरल की, वो जनरल एक्स सर्विसमैन की सीट खाएगा। तो जो जब जनरल एक्स सर्विसमैन की सीट खा रहा है तो जनरल की ही सीट खाएगा, आप ये समझ के चलिए। यहाँ पे क्योंकि कैटेगरी वाइज करने की वजह से ये सिस्टम है, एमई के अंदर ऐसा नहीं है। अपन अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन कौन से श्रेणी की पद खाली रह सकते हैं। तो अहर्ता प्रतिशत प्राप्त नहीं होने के कारण जो आपकी क्वालिफिकेशन परसेंटेज है कि एक्स सर्विसमैन की
एक्स सर्विसमैन की बात कर रहा हूँ मैं। एक्स सर्विसमैन की जो एससी और एसटी कैटेगरी की सीटें हैं वे खाली जाएगी। एक्स सर्विसमैन की एससी और एसटी कैटेगरी की सीटें खाली जाएगी, क्योंकि एक्स सर्विसमैन की सीटें भी अलग अलग कर दी गई है। क्योंकि पिछले साल किए गए अमेंडमेंट के अनुसार एक भर्ती परीक्षा तो ये पद बैकलॉग में चले जाएंगे और अगली भर्ती में आएंगे, अर्थात ये एससी और एसटी वर्ग को नुकसान होगा। अर्थात मान लीजिए एक्स सर्विसमैन नहीं मिलते हैं तो वो सीटें बैकलॉग में चली जाएगी, वह सीटें बैकलॉग में चली जाएगी, यानी कि वो किसी को नहीं मिलेगी और अगली वैकेंसी में आएगी। तो इससे सीधा सीधा नुकसान एससी और एसटी वर्ग को होगा, क्योंकि वो सीटें किसी को नहीं मिलेगी और वो खाली सीट खाली रह जाएगी। इसी प्रकार एससी एसटी और एमबीसी वर्ग की जो विधवा और परित्यक्ता कैटेगरी है, वो उनके पद भी खाली जाएंगे, क्योंकि उसमें भी वो जो क्वालिफिकेशन परसेंटेज है वो लोगों के नहीं बन रहे हैं। तो ये जो एससी एसटी और एमबीसी वर्ग की विधवा और परित्यक्ता की कैटेगरी पद खाली जाएंगे तो इस संबंधित वर्ग की महिलाओं से भरी जाएगी, यानी कि जो इन एससी एसटी और एमबीसी वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको ये पद मिल जाएंगे। जो विधवा और परित्यक्ता के हैं वो उन महिलाओं को मिलेंगे जो बाकी रहेंगे, जो खाली रहेंगे, क्योंकि ये पूरी ये जो ना पूरी नहीं भरेंगे, ये खाली जाएंगी ये। और अगर महिलाएं भी, अगर इन एससी एसटी एमबीसी की महिलाएं भी उपलब्ध नहीं है, मान लीजिए इनको भी परसेंटेज नहीं मिलता है, तो वो उस वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरी जाएगी। तो यहाँ पे ये पोस्टें खाली, कहने का मतलब है कि खाली विधवा और परित्यक्ता से जाएगी, परंतु भर्ती में खाली नहीं जाएगी, इन कैटेगरी से फिलअप कर दी जाएगी। शहरी जनजाति के जो पद हैं वो बैकलॉग हो जाएंगे, ये सीटें खाली जाएगी। एक जो दिव्यांग वर्ग है, जो पीएच वर्ग है, उसके पद भी खाली जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि ये जो दिव्यांग वर्ग के जो पद हैं इनमें जो 4 अलग अलग कैटेगरीज हैं उनके अंदर केवल 2 कैटेगरीज ही हैं जो पूरी फिलअप होगी, 2 कैटेगरीज खाली जाएगी। अब अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जेआरए 2013 की तुलना में मेरिट के कम जाने के क्या कारण है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि क्या कारण है कि कट ऑफ कम जाएगी। तो इसके पीछे कई कारण है। पहला तो है कि पेपर का लेवल अच्छा था। आप सबने पेपर दिया तो आपको खुद को पता है, जिसने भी पेपर दिया उसे पता है कि पेपर का लेवल पिछले बार के पेपर से बहुत अच्छा था, यानी कि एक लेवल का पेपर था। और कई लोगों की तो वहीं पसीने छूट गए थे और लोग ये कह रहे थे पेपर देते टाइम तो कि यार इसमें तो 30% लाना भी बड़ा टेढ़ा काम। तो पेपर का लेवल अच्छा था। एक बच्चे पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाए, कई बच्चों के पेपर छूट गए, क्योंकि इस बार जो है ना आधा घंटा यानी कि 30 मिनट टाइम कम कर दिया था। एडनेस बोर्ड ने 30 मिनट का प्रत्येक पेपर में टाइम कम कर दिया था। जो 3 घंटे का पेपर था उसको 2.5 घंटे कर दिया था। इस कारण पूरा पेपर बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाए। एक अगला कारण है आरएसआर और जेएफ&आर का लेवल हटता। जो 50% स्टूडेंट हैं वो केवल आरएसआर और जेएफ&आर पे ही सेकंड पेपर लेके चलते हैं। भाई आरएसआर और जेएफ&आर है वो सेकंड पेपर इससे क्लियर हो जाएगा, परंतु उनके इस बार सपनों पे पानी फेर दिया दिनेश बोर्ड ने और इसका लेवल इन्होंने हार्ड कर दिया। तो इस वजह से भी एक ही कारण है। एक कहे कि कई अभ्यर्थियों को 5वां गोला जो है उसके कारण गलतियाँ हुई है। कईयों ने इसमें दो तरह की गलतियाँ हुई है कि या तो उन्होंने गोला जैसे कि ई भरना था और डी भर दिया। कई क्वेश्चन के अंदर जैसे डी भरना था परंतु उन्होंने ई भर दिया लास्ट गोला के चक्कर में। भाई हाँ, डी ये लास्ट वाला है, क्योंकि आज तक आदत यही रही है। तो कई बच्चों की इस प्रकार से क्वेश्चन गलत हुए हैं। दूसरा, कईयों ने 10% गोले खाली छोड़ दिए हैं, तो वो सीधे सीधे बाहर हो गए। आप समझ रहे हैं, 10% गोले खाली कर दिए तो उनकी कॉपी ही चेक नहीं होगी, सीधी बात तो ये। इसके अलावा कई बच्चों ने गोले खाली छोड़ दिए हैं तो उनके 1/3 नंबर ये नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसके 3 तरह से इफेक्ट पड़ा है ये 5वें गोले की वजह से। तो ये भी एक मुख्य कारण है। अगला कारण है प्रश्न विषयवार नहीं थे। आपने देखा होगा कि प्रश्न 25 के सेट में नहीं थे, यानी कि क्वेश्चन मिक्सिंग में थे। मिश्रित होने के कारण भी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था कि किस कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो यह भी एक मुख्य कारण रहा है कि पेपर आपकी जो मानसिकता थी कि भाई आरएसआर करेंगे जेएफ&आर करेंगे, वैसा पेपर आया नहीं। मिक्स में होने की वजह से भी कई बच्चों ने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाई या गलत हो गए। एक कारण है पेपर आउट नहीं हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये है इस वाली और 2013 जो जेआरए की वैकेंसी थी उसमें कि पेपर आउट नहीं हुआ है। जैसा अभी न्यूज़ में चल रहा है ऐसा वैकेंसी के अंदर जैसे कि अभी चल रहा है कि उन्होंने जेआरए 2013 का पेपर भी आउट करवाया था ये। तो उस आधार पर देखें तो पेपर आउट नहीं हुआ तो कट ऑफ हाई जाने का चांस नहीं है। ये भी एक अच्छा कारण है। एक है कारण कि सीईटी के कारण कई अभ्यर्थी पहले ही बार हो गए थे। आप समझ रहे हो, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे थे, कई बच्चे ऐसे थे जिनके जनरल में 154 नंबर नहीं आए। उनका सेकंड पेपर बहुत अच्छा था, परंतु जनरल में 154 सीईटी क्लियर नहीं होने के कारण वे क्वालिफाई नहीं हो पाए
और एग्ज़ाम में ही नहीं बैठ पाए, इस कारण भी कट ऑफ कम जाएगी। तो ये कुछ कारण थे जो हमने देखे कट ऑफ कम जाने के। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कट ऑफ कम क्यों जाएगी। अब अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कट ऑफ क्या रह सकती है, कट ऑफ क्या रह सकती है। अगला क्वेश्चन है कि कट ऑफ क्या रह सकती है। तो ये एक एक्सप्रेशन है, माना कि मैं इतना बड़ा वो तो नहीं हूँ, परंतु हाँ, मैं जिन भी स्टूडेंट से मिला हूँ, मेरी जिनसे भी चर्चाएं हुई है, उसके आधार पे मैं एक अनुमानित कट ऑफ आपके सामने रख रहा हूँ। तो सामान्य पुरुष के लिए जो है वो 495 से 505 नंबर जिनके आएंगे दोनों पेपर में मिला के, क्वालिफिकेशन के बाद, अहर्ता के बाद, अहर्ता के बाद सामान्य पुरुष के जिसके भी 495 से 505 नंबर हैं, वे उम्मीद रख सकते हैं, जिनके भी 495 से 505 के आसपास नंबर हैं दोनों पेपर में मिला के, वे उम्मीद रख सकते हैं। EWS पुरुष जिनके भी 480 से 490 के आसपास हैं, वे उम्मीद रख सकते हैं 480 से 490 के आसपास। ऐसा ही OBC पुरुष जिनके 485 से 495 नंबर हैं दोनों पेपर में मिला के, फर्स्ट और सेकंड में मिला के, जिनके 485 से 495 नंबर हैं, वे इस पेपर से उम्मीद रख सकते हैं, वे उनका सिलेक्शन होना है 485 से 495 के बीच में है। MBC पुरुष हैं, MBC पुरुष की कट ऑफ 450 से 460 के आसपास रहेगी। जो MBC कैटेगरी के हैं 450 से 460 दोनों पेपर के अंदर, फर्स्ट और सेकंड के अंदर मिला के 450 से 460 जाएगी। SC पुरुष हैं, उनकी कट ऑफ 425 से 435 के आसपास रहेगी, 425 से 435 के आसपास जाएगी। ST पुरुष की कट ऑफ 420 से 430 के आसपास रहेगी। ये नंबर बता रहा हूँ मैं परसेंटेज नहीं बता रहा हूँ। 420 से 430 900 में से, ये 900 में से है, आप परसेंटेज आप खुद के हिसाब से निकाल लें। ऐसे ही सामान्य महिला है, वो 455 से 460 के आसपास रहेगी। 900 में से जिसके भी 455 से 460 के आसपास नंबर हैं, वे महिलाएं सेफ है। EWS महिलाओं के 430 से 435 रहेगी, जिनकी भी 900 में से 430 से 435। OBC महिला की कट ऑफ 440 से 445 के आसपास रहेगी 900 में से। MBC SC और ST महिलाएं, जो 3 कैटेगरी ना, MBC SC और ST, ये महिलाएं जिनके भी क्वालिफाई नंबर होंगे वो सभी क्लियर होंगी। जिनके भी क्वालिफाई नंबर होंगे, जिनको भी अहर्ता नंबर मिल जाएंगे ना, यानी कि MBC कैटेगरी के लिए तो 40% है और SC ST के लिए 35% है, जिनको भी नंबर मिल जाएंगे वे सभी महिलाएं इसमें पास होगी। अब अपन क्षैतिज आरक्षण की बात करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। एक्स सर्विसमैन में सभी 30% वाले, एक्स सर्विसमैन को 10% की छूट है, आपको पता है। तो जिनके भी 30% नंबर हैं वो सभी पास होंगे, और SC और ST के एक्स सर्विसमैन के पद खाली जाएंगे। ये मैंने आपको पहले बताया था। केवल जनरल और OBC की जो है वही एक्समैन की पोस्टें भरी जाएगी। SC और ST की जो पोस्ट है वो अहर्ता नंबर नहीं आने की वजह से मुझे लग रहा है खाली जाएगी। स्पोर्ट्स पर्सन की देखें तो जिनके भी 40% नंबर आ रहे हैं वो पास हो जाएंगी, और पूरी पोस्टें नहीं भर पाएगी, अर्थात इसमें भी पोस्टें खाली जाएगी। अब अपन बात करते हैं मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ की। तो मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ की कट ऑफ 430 से 440 के आसपास रहेगी, यानी जिस भी ME कैटेगरी में जो है उनके नंबर 440 नंबर हैं, वे उम्मीद रख सकते हैं कि उनका सिलेक्शन होना है। जिसके भी 440 नंबर हैं, परसेंटेज का मुझे पता नहीं है, आप परसेंटेज आप निकाल लेंगे, लगभग ये जो परसेंटेज है लगभग 50% के आसपास ही रहेंगी। तो जो 440 नंबर हैं वो ME की कट ऑफ रहेगी। तो मैंने सभी की कैटेगरी की कट ऑफ आपको बताई। हो सकता है इसमें आप मेरे से कई बच्चे हो सकते हैं संतुष्ट नहीं हो, परंतु जो मेरा जो सर्वे है, मैं जिन जिन ग्रुप्स में जुड़ा हुआ हूँ, जो मैंने सर्वे देखा है उसके आधार पर मैंने कट ऑफ निकाली। तो ये कट ऑफ थी। अब अपन लेते हैं अगला प्रश्न, रिजल्ट कब तक आ सकता है। जैसा जो RSSB के जो चेयरमैन हैं हमारे जो आलोक राज जी, उन्होंने जो ट्वीट किया था उसके आधार पे उन्होंने कहा था कि अप्रैल के अंत में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अगर इलेक्शन जो अभी आचार संहिता लगी हुई है, अगर निर्वाचन विभाग जो उन्हें अगर अनुमति दे देगा तो अप्रैल के अंतिम जो सप्ताह है उसमें 2 गुना का रिजल्ट आ जाएगा। जो जैसे मेरी बात हुई थी, उनका कहना 2-3 जो ऑफिस में है अधीनस्थ बोर्ड में, उन्होंने भी ये कहा था कि परमिशन के लिए लिखा हुआ है, अगर परमिशन मिलती है
तो 2 गुना का रिजल्ट अप्रैल लास्ट वीक में जारी कर दिया जाएगा। ये पूरी पूरी संभावनाएं हैं अप्रैल लास्ट वीक के अंदर जारी होने की। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज हमने लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपके जो समस्या है उनका समाधान हुआ होगा। आपका कोई और प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप सभी को आपकी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। शुभ रात्रि। हैप्पी होली।